हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरएस ओनली। सो आज जो है मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, राइट? तो प्रीलिम्स का आपका सिलेबस अपडेटेड आ गया है एंड नाउ उस अपडेटेड सिलेबस की जो अप्रोच है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट? सो उस नई अप्रोच को समझते हुए आरएस ओनली आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है where we will be covering all the things which have been changed in your prelims, right? जो भी आपके prelims में syllabus change हुआ है सारे subjects के अंदर, तो हम वो सब cover करके and we will be teaching you all of those things in these coming 60 days, ठीक है? रोज आपके पास में एक क्लास आएगी, उस क्लास के अंदर आप लोगों को सीखने को मिलेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके जो प्रीलिम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रीलिम स्पेसिफिक आपका सिलेबस है उसके हिसाब से वी विल बी टीचिंग यू पीपल एंड ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्लासेस बिकॉज यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू ऑल। सो दिस एक्सेस इज वेरी मच फ्री। सो अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज का कैसे फायदा उठाते हो और अपनी प्रिपरेशन को कैसे और रिच करते हो, ठीक है? ये जो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, सो बेसिकली हमारा आइडिया क्या है दैट वी विल बी टीचिंग यू द टॉपिक्स वो होंगे जो मोस्ट रेलेवेंट है आपके प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है? वो कैसे पता चलता है हमें? जब हम पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हैं। जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड अगर कोई पीवाईक्यूज हैं, सो वी विल बी डिस्कसिंग दोस पीवाईक्यूज। ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस व्हिच कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके? सो दैट आपका पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती चले। तो आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं दैट इज योर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एवरीवन नोज दैट हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, राइट? सो इट वाज अ वेरी ग्रूसम वर्क, राइट? बहुत लंबे समय तक उसके ऊपर डिबेट्स चली, उसके ऊपर डिस्कशंस हुए एंड फाइनली वी गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट? सो इसकी क्या जर्नी रही, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट्स हुई, कब ये स्टार्ट हुआ, फैक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आप देखोगे आपके प्रीलिम्स में एवरी नाउ एंड देन क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी टाइमलाइन, दैट व्हाट वाज द टाइमलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले डिमांड उठी थी कॉन्स्टिट्यूशन की 1934 में, किसके द्वारा? बाय एम.एन. रॉय। So the idea of a constituent assembly was first time formally put out forward by the M.N. Roy, ठीक है? After this idea was put forward by M.N. Roy, तो 1935 के अंदर जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, which was the sole party at that time that was representing the people of India, right? So इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था क्या? A constituent assembly to what? To frame the constitution। मतलब 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने ये डिमांड रखी एंड 1935 के कंस्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिकॉग्नाइज किया एंड इट आल्सो डिमांडेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मस्ट बी मेड फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? देन in 1938 what happens is that Jawaharlal Nehru, he demanded that the Constituent Assembly must consist of what? Of elected members based on a universal adult franchise. Why? Because our leaders already believed in what? Believed in equality, believed in impartiality. So that is why Jawaharlal Nehru ने 1938 के अंदर क्या डिमांड रखी? दैट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ठीक है, वो किस बेसिस के ऊपर बनेगी? उसके जो मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेटेड या चोजन नहीं होंगे, वो मेंबर्स इलेक्टेड होंगे, ठीक है? और इलेक्टेड किस बेसिस पे होने चाहिए? वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस के ऊपर। मतलब वो कितने, उनके पास कितना पैसा है, वो कितना टैक्स भरते हैं, उनकी क्या एजुकेशन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस उनकी एक सर्टेन एज लिमिट होनी चाहिए जिसको वो क्वालिफाई करेंगे एंड दे कैन वोट फॉर हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? देन in 1940 the British accepted this demand in what? In the August offer. August offer के अंदर the Britishers they accepted this demand. Then in 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, so Sir Stafford Cripps he proposed forming a constituent assembly after what? After World War II, that is
वर्ल्ड वॉर टू क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर ब्रिटेन वॉज अ मेजर प्लेयर, राइट, एंड वहां पर क्राइसिस हो रहा था, तो ब्रिटेन को किसकी जरूरत थी? ब्रिटेन वॉन्टेड द military or the people or the man force from the colonies it had, right? So Sir Stanford Cripps ने क्या बोला? that हम लोग आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देंगे, वी विल गिव यू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनेगी? इट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू कब खत्म हुआ? 1945 में। he also proposed what? He also proposed independent nations for Hindus and Muslims, मतलब इंडिया और पाकिस्तान, वेस्ट और ईस्ट दोनों, राइट। उन्होंने और क्या प्रपोज किया कि इंडिपेंडेंट नेशंस होंगे फॉर हिंदूज एंड फॉर मुस्लिम्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके। देन फाइनली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में 1946 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर क्या बनी? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है दैट based on which plan or based on which mission was our constituent assembly formed, after which plan our constituent assembly was formed, तो आप क्या लिखोगे उसके अंदर? you will be marking the cabinet mission plan, okay। ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन, इन दोनों के अंदर क्या है? डिफरेंट चीजें हैं। ऑगस्ट ऑफर के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट करी थी ये डिमांड, वेयर एज इन द क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ही एक्सेप्टेड, ओके, दैट एंड ही टोल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद, और दो सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशंस बनेंगे फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। आई होप दिस टाइमलाइन इज क्लियर टू यू पीपल दैट हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो पूरा चक्र चला फ्रॉम 1934 टू 1946 व्हेन इट वाज फाइनली फॉर्म्ड, तो किस तरीके से बहुत सारे पहलू हमको देखने को मिले, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ मूविंग ऑन टू द कॉम्पोजिशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दे वर 389 सीट्स, ठीक है। 292 सीट्स किसकी थी? ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी, ठीक है, एंड 93 सीट्स वर ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट समझते हो आप लोग? तो 292 सीट्स जो थी वो किसकी थी? ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी, और 93 सीट्स जो थी वो किसकी थी? प्रिंसली स्टेट्स की थी, ठीक है। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी they were divided into 3 principal communities, कौन कौन सी? मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। जनरल में कौन आ गए? हिंदू आ गए, जैन्स आ गए, ओके। तो जितने भी बची हुई कम्युनिटीज थी किस में आ गई? आपके जनरल के अंदर आ गई, ओके। आई होप आपको समझ में आया। अब इसमें ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट इसमें ये था कि जो representatives of each community were elected by the members of that particular community for assembly। मतलब अगर मैं एक जनरल कम्युनिटी की हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ हिंदू, सो जो जनरल कम्युनिटी वाले लोग हैं सिर्फ वही मुझे वोट कर सकते हैं। इफ आई एम अ सिख, ओनली द सिख कम्युनिटी पीपल विल बी वोटिंग मी, ओके। इफ आई एम अ मुस्लिम, ओनली अ मुस्लिम कम्युनिटी पीपल विल बी वोटिंग फॉर मी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? So the representative of each community were elected by whom? By the members of that particular community only for the assembly, ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात? Now later due to what? Due to the partition of India, some territories were transferred to where? Some territories were transferred to Pakistan। और इसकी वजह से क्या हुआ? जो उन टेरिटरीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बेंचेस थी, ठीक है, जो सीट्स थी वो रिड्यूस होंगी ऑब्वियसली, एंड finally the number of seats in the constituent assembly, it reduced to what? It reduced to 299, okay, समझ में आया? Now method of election क्या था? The method of election was through proportional representation, where one seat represented nearly 10 lakh people, ठीक है, मतलब 10 लाख लोगों के ऊपर उनका एक representative। Understood everyone? For example, there is a population of 10 lakh Muslims, so 10 lakh Muslims के ऊपर उनका एक मुस्लिम representative था। समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? आगे चलते हैं हम। नाउ अब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली बनने को आ गया, अब उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना एक बहुत बड़ा और हेक्टिक टास्क था, राइट, बिकॉज हम लोग एक कॉलोनियल हिस्ट्री झेलते हुए आ रहे थे,
ठीक है। सो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ क्या था, एक सेंस ऑफ एंगर था कि इस तरीके का वायलेंस, इस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ कभी भी ना हो। तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इतना अच्छा बनाएं, इतना पॉलिश्ड बनाएं कि इन फ्यूचर जो हमारी जनरेशंस आने वाली हैं उनके साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने के लिए बहुत सारी कमिटीज का गठन भी हुआ था, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम टाइमलाइन के वाइज चलेंगे। तो 1946 के अंदर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फाइनली बन गई, तो 9th December of 1946 the first meeting of our constituent assembly it took place। 9th December 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग हुई, राइट। So this is an important fact for you people. You can keep that thing in mind, okay? And जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। ये कन्वेंशन अभी भी चलता हुआ आ रहा है। हमारा जब स्पीकर हम इलेक्ट करना होता, जब हमारी नई लोकसभा आती है, ठीक है, तो स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता, और उसके इलेक्शन से पहले हम जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको टेम्पररी स्पीकर हम उसको बना देते हैं, राइट। सो दैट वाज द सेम थिंग व्हिच वाज हैपनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब फर्स्ट मीटिंग हुई उसकी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उन्होंने क्या बना दिया, उनका फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया। क्यों बनाया? बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर, ओके, ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और ये कहाँ की प्रैक्टिस है? ये इट इज अ फ्रेंच ट्रेडिशन, वहां से हमने इस चीज को अडॉप्ट किया, ओके। आई होप आई हैव अंडरस्टूड यू व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर नाउ। after that first president of the constituent assembly was elected, ठीक है। and who was it? Dr. Rajendra Prasad, ठीक है। the first president of constituent assembly, he was who? Dr. Rajendra Prasad, and H.C. Mukherjee was the vice president, okay। Rajendra Prasad ji, he was made the first elected president, and H.C. Mukherjee was made the first vice president, ओके। आई होप आप लोगों को ये टाइमलाइन समझ में आई होगी। 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड। इन दैट सच्चिदानंद सिन्हा, ही वाज मेड व्हाट, टेम्पररी प्रेसिडेंट, बिकॉज ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर, एंड फॉलोइंग द फ्रेंच ट्रेडिशन दिस वाज डन। देन आवर फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड द वाइस प्रेसिडेंट वाज H.C. मुखर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नाउ 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? इट वाज अ वेरी हिस्टोरिक डे व्हेन Jawaharlal Nehru moved the historic objectives resolution। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो एक पेज था, एक पेपर था, जिसके अंदर हमारे जो जो ऑब्जेक्टिव थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के, वो सब मेंशन्ड थे। दैट हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, हमारी कंट्री सॉवरेन होगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन्ड थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वी विल बी कवरिंग इन द फर्दर क्लासेस। अभी आप सिर्फ ये जान लो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो सब चीजें उसके अंदर लेड थी, ठीक है। कब मूव किया जवाहरलाल नेहरू ने? इट वाज मूव्ड ऑन 13 दिसंबर 1946। आगे चलते हैं। देन ऑन 22 ऑफ जनवरी 1947 जो हिस्टोरिक आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था, वो यूनानिमसली पूरी असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया। मतलब बिना उसको अपोज किए जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी पार्टीज के मेंबर्स थे, सब ने उसको यूनानिमसली क्या किया? अडॉप्ट किया। व्हेन? ऑन 22 ऑफ जनवरी 1947। नाउ व्हाट हैपेंड? अब 1947 के अंदर ही क्या आया आपका? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वाज पास्ड। और इस एक्ट के तहत आपका जो इंडिया और पाकिस्तान था उसका क्या हुआ? पार्टीशन हुआ। And following this act only, there were several changes that occurred in the Constituent Assembly. ठीक है। Constituent Assembly क्या बनी है आपकी? The Constituent Assembly was made what? Fully sovereign body। मतलब उसके ऊपर क्राउन का कोई रोल नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। दैट विल बी कंप्लीटली सॉवरेन, और उसमें जो इंडियन लोग हैं, दे विल बी द वन हु विल बी मेकिंग इट, और वो किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, और वो अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। देन इट ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। मतलब द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया, मतलब
जब तक इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है, जब तक इंडिया में एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता, तब तक के लिए इट बिकेम व्हाट, इट बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी एज वेल, ठीक है, मतलब वो एज अ पार्लियामेंट भी काम करेगी। जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एज अ पार्लियामेंट भी काम करेगी। एंड जीवी मावलंकर ही वाज मेड द चेयरमैन ऑफ दिस लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही है तब कौन है प्रेसिडेंट, इट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बट व्हेन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज वर्किंग एज अ पार्लियामेंट, तो वो कौन चेयर करेगा उसको, इट विल बी चेयर्ड बाय जीवी मावलंकर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। इस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए यहां पर हमने बहुत क्लियरली ये चीज बताई है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299। व्हाई? बिकॉज ऑफ पार्टीशन, राइट, because of partition the strength was reduced to 299 and the members of Muslim League hailing from areas included in Pakistan they withdrew, ठीक है। मुस्लिम लीग उन्हीं की तो सबसे बड़ी डिमांड थी to get a separate Muslim nation, right? So just because partition happened, so the people of Muslim League who were already there in the Constituent Assembly, they also withdrew as the partition happened. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। आगे चलते हैं हम। देन 26 ऑफ नवंबर 1949, अब 1947 से 1949 तक बहुत सारे डिबेट्स, बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे डेलिब्रेशंस हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बहुत सारी कमिटीज बनी थी, उन्होंने ड्राफ्ट पेश किया असेंबली के सामने। एक रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई। सो इसके बाद में एट फाइनल The motion on the draft constitution was declared as passed. जो draft constitution पहले पेश किया गया था, which was moved in the assembly, it had a lot of debates, it had a lot of discussions, उसमें बहुत सारे changes बनाए गए, ठीक है। And at last, at final, what happened? The motion of the draft constitution, it was declared as passed. मतलब वो जो draft constitution था वो finally क्या हो गया? वो finally it was passed by the constituent assembly. And the constitution as adopted contained a preamble. क्या क्या था जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, तब क्या क्या था हमारे पास में? प्रीएम्बल था, उसके अलावा 395 आर्टिकल्स थे, उसके अलावा 8 स्केड्यूल्स थे हमारे, ठीक है। एंड ऑन फाइनली ऑन 26th of January 1950 this date was chosen as the date of commencement for the constitution. और क्या रीजन था इसका? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, क्या डिक्लेयर किया गया था? पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। लाहौर सेशन के बाद में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें एक लाहौर सेशन आता है। तो लाहौर सेशन के बाद में 26 जनवरी ऑफ 1930 को क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। दैट इज वाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने 26 जनवरी 1950 को क्या चूज किया? द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हो गया था, लेकिन कमेंस कब हुआ? कब कमेंस हुआ ये? 26 जनवरी 1950 को, 26th of January 1950, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। आगे चलते हैं हम। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बीच में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बहुत सारी कमिटीज बनाई थी। क्यों? क्योंकि कमिटीज जो होती है ना वो काम को आसान कर देती हैं कि भाई ये कमिटी ड्राफ्ट करेगी, ठीक है, ये कमिटी यूनियन पावर्स देखेगी, ये स्टीयरिंग कमिटी होगी, ये फंडामेंटल राइट्स की कमिटी होगी। तो उससे क्या होगा? काम बट जाएगा और काम एफिशिएंटली होगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, जिसमें कितनी? 8 मेजर कमिटीज थी एंड 15 माइनर कमिटीज थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपको मेजरली क्या याद रखना है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वाज हेडिंग which committees? Union powers, Union constitution, states committee. Okay. Other than that, Sardar Patel was heading the provincial constitution, advisory committee on fundamental rights and the minorities committee. समझ गए? Then B.R. Ambedkar, drafting committee, we all know, ये तो हमें रटा हुआ है बचपन से। Then Rajendra Prasad, steering, rules of procedure, finance and staff and national flag committee. उसके अलावा there were certain subcommittees as well.
ठीक है। सब कमिटीज कौन कौन सी थी? फंडामेंटल राइट्स की सब कमिटी थी, जेबी कृपलानी ने हेड किया इसको, चेयरमैन थे। माइनॉरिटीज की सब कमिटी के चेयरमैन थे एच सी मुखर्जी। देन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जो आपका असम वाला और जो ये एरिया है पूरा, ट्राइबल एरियाज एंड एक्सक्लूडेड एरियाज कमिटी वाज हेडेड बाय गोपीनाथ बोरदोलोई। Then excluded and partially excluded areas other than Assam sub committee was headed by A.V. Thakkar, ठीक है। उसके अलावा the advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas was chaired by your सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। सो दिस इज ऑल। अब आ जाते हैं हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर। सो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन आपको पता है कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, ठीक है। एंड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गिवन इन February 1948, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट February 1948 में दिया गया, राइट। देन उस ड्राफ्ट के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी डिबेट्स हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए एंड फाइनली ये जो ये ड्राफ्ट था, ठीक है, इसके अंदर सर्टेन चेंजेस लाए गए, ठीक है। सर्टेन चेंजेस को जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने एक्सेप्ट किया और सर्टेन चेंजेस वो लेकर आई एंड द सेकंड ड्राफ्ट इट वाज गिवन इन अक्टूबर 1948। अक्टूबर 1948 में द सेकंड ड्राफ्ट वाज प्रेजेंटेड, ओके। एंड द फाइनल ड्राफ्ट, अब सेकंड ड्राफ्ट जब आया तो सेकंड ड्राफ्ट के अंदर भी बहुत सारे डिबेट डिस्कशंस हुए, बहुत सारे चेंजेस आए, राइट। एंड द फाइनल ड्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन असेंबली ऑन 4th November 1948. Now when you will be making your notes, ड्राफ्टिंग कमेटी लिखोगे आप, ठीक है। चेयरमैन चेयर्ड बाय बी आर अम्बेडकर, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? फर्स्ट ड्राफ्ट February 1948, डैश करोगे, एरो लगाओगे। सेकेंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट 4th November 1948। इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं बहुत शॉर्ट के अंदर, राइट। देन the motion of the draft was passed by the Constituent Assembly on 26th of November 1949, जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा, राइट। 26 नवंबर 1949 को Constituent Assembly ने इसको पास कर दिया था, राइट। एंड इट इज सेड टू बी अडॉप्टेड ऑन द सेम डे। आगे चलते हैं हम। नाउ फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन इन December 1939, पूर्ण स्वराज डे was celebrated on 26 January 1930, ठीक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट इज 1930। जो आपका लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1930 का, उसको याद करते हुए, उसको कोमेमोरेट करते हुए हमने क्या सेलिब्रेट किया? वी सेलिब्रेटेड द पूर्ण स्वराज डे, ठीक है। समझ में आया? 1929 लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, राइट। एंड उसको कोमेमोरेट करते हुए हमने कब सेलिब्रेट किया था इसको, पूर्ण स्वराज डे को? 26 जनवरी 1930। और उसको दिमाग में रखते हुए हमने अपना रिपब्लिक डे कब बनाया? 26 January 1950 when the constitution was commenced, ठीक है। Thus the assembly it conducted how many sessions? Total 11 sessions to discuss different issues related to what? Related to the formation of our constitution. And finally जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब फोर्स में आया? इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 January 1950, ठीक है। सम प्रोविजंस वो कब आ गए थे? जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट ही हुआ था, ठीक है। जैसे कि आपके सिटीजनशिप हो गया, आपके इलेक्शंस हो गए, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गई, ठीक है। वो कब आ गया था फोर्स में? 26 नवंबर 1949 को आ गया था, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड, ओके। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बन गई थी, बट एवरीथिंग हैज इट्स ओन क्रिटिसिज्म्स। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी लोगों ने, जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। और किस बेसिस के ऊपर क्रिटिसाइज किया? फर्स्ट, दैट इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज इट वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी ये बॉडी, राइट। जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उनके जो लोग थे, उन्होंने इलेक्ट करके मेंबर्स को भेजा था कहां पर? आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो लोगों ने क्या क्रिटिसिज्म दिया कि ये जो ये है,
ये बिल्कुल भी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। सेकेंड क्रिटिसिज्म वाज दैट इट वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी, was formed by the British government's proposal. Just because the body was formed by British government's proposal, the body was formed by the cabinet mission plan. Okay, so people said that ये जो body है ये completely sovereign नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा bias Britishers का रहेगा. But when the constitution it unveiled itself, तब समझ में आया कि नहीं ये बॉडी सही में सॉवरेन थी, इसने जो भी प्रोविजंस बनाए हैं दैट वर मोर देन sovereign, right? Then next was it was deemed what very much time consuming. कितने साल लग गए 1946 से 1950 के अंदर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया. So it was considered what? It was considered very time consuming and it was believed to be dominated by Congress and Hindus. What people said that इसके अंदर तो भाई कांग्रेस ही भरी पड़ी है और हिंदू ही भरे पड़े हैं. So it was a party of what? It was a party of Congress and Hindus. People said that. But टेक्निकली इफ वी सी तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें हर पार्टी के लोग थे. इट वाज रिप्रेजेंटेटिव इनफ, उसमें हर कम्युनिटी के लोग थे. सो दीज वर ऑल द क्रिटिसिज्म्स व्हिच आर गिवन. बट इनके काउंटर क्रिटिसिज्म्स भी आए जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के बाहर आया एंड इट हैड प्रोविजंस फॉर एवरीवन, ईच एंड एवरीवन इन द सोसाइटी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेकिंग ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आ चुके हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज. अडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर बेस्ड थी? बिल्कुल नहीं थी. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करी थी अडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर बेस्ड होने की, बट दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी. ओके, देन इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस. क्या डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे? नो, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे. देन इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी. वाज इट अ मल्टी पार्टी बॉडी? यस, ऑफ कोर्स इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, दैट इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी. So this statement is what? This statement is wrong. Then it worked through several committees. Yes, absolutely it worked through central various committees. ठीक है, so drafting committee हो गया, steering committee हो गया, fundamental rights committee हो गया, right? तो question क्या पूछ रहा है? Which of the following statements are correct? ठीक है, तो correct कौन कौन सी है? It was not based on adult franchise. Yes, absolutely correct. And it worked through various committees. Yes, absolutely correct. So 1 and 4 are your correct options. So option A is your correct answer. ठीक है, I hope आपको समझ में आया होगा ये. Now अब इनमें से देखो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आपको वो चीज देखनी है. ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, दो इतना वो नहीं है, बट ठीक है देख लेते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिगार्ड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आई एम सो सॉरी, ये वापस से रिपीट हो गया है. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. दिस इज द क्वेश्चन. Among the following who was not a member of the drafting committee of the Constituent Assembly? N. Madhav Rao, he was a member. B.P. Khitan, he was a member. Mohammad Sadullah, he was a member. B.N. Rao. B.N. Rao was not a member of the Constituent Assembly. Sorry, not a member of the drafting committee. He was a constitutional advisor. Okay, so he was not the member technically of the drafting committee. So our correct option will be sir B.N. Rao. आगे चलते हैं हम. ये देखो आपके 2023 का ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका. देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24th January 1950. ठीक है, क्या बोल रहा है ये? जो फाइनल सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वाज हेल्ड ऑन 24th January 1950 एंड दिस इज एब्सोल्युटली व्हाट? एब्सोल्युटली करेक्ट. आगे चलते हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डिक्लेयर्ड to be the duly elected to the office of President of India in this final session. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या डिक्लेयर कर दिया था? He will be the first President of India in this final session. This is also absolutely correct. So both 1 and 2 are what? Both 1 and 2 statements are correct. ठीक है,
अब ये तो हमने देख लिए क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नाउ वी विल बी सीइंग सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ योर दिस टॉपिक. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, members of the constituent assembly were elected on the basis of universal adult franchise. Was this thing correct? क्या ये चीज correct है? No, because they were not elected on the basis of universal adult franchise. Tax, property, and what, and their education, all of that those things mattered. Then the constituent assembly was formed under the cabinet mission plan. This is absolutely correct statement, हमने पढ़ा था अभी. Then the constituent assembly became a sovereign body after the Indian Independence Act of 1947. This statement is also absolutely correct. हमने पढ़ा था अभी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद में क्या डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या है, कंप्लीटली सॉवरेन बॉडी है. सो आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो गए, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3. 2 and 3 आर योर करेक्ट ऑप्शंस. सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज 2 and 3 ओनली. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा was the first permanent president of the constituent assembly. Was he the first permanent president? No, he was what? He was a first temporary president, right? फ्रेंच कन्वेंशन के हिसाब से he was the first temporary president. Dr. Rajendra Prasad was elected as president of the constituent assembly. Was he elected as the president of constituent assembly? Yes, of course. This is a correct statement. So your answer will be 2 only. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following committees were chaired by जवाहरलाल नेहरू? कौन सी कमिटीज थी वो? यूनियन पावर्स, yes. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, yes. Was ड्राफ्टिंग कमिटी? No. तो देखो नो जहां पर हुआ, 3 कहां पर है, एक तो यहां पर है, ये कट गया, ये कट गया. ठीक है, 1 और 2 में हम श्योर हैं. 4 स्टेट्स कमिटी, yes. स्टेट्स कमिटी वाज आल्सो चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. सो और आपका आंसर क्या होगा, 1, 2 and 4 ओनली. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. assertion और रीजन बहुत चल रहे वाले क्वेश्चंस आजकल, yes or no? So you have to be prepared for every kind of question. The Constituent Assembly was criticized for being a non-representative body. ठीक है, Constituent Assembly को बोला गया था ना कि non-representative body है, because रीजन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, members were not directly elected by the people. Of course, this was only the reason कि क्योंकि लोगों ने डायरेक्टली उन लोगों को इलेक्ट नहीं किया है, इसलिए लोग क्या, द क्रिटिक्स वर सेइंग दैट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इट इज अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. ठीक है, सो असर्शन जो है उसका जो रीजन दिया गया, दोनों चीजें सेम है, राइट? सो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सपोज करो यहाँ पर कोई और रीजन होता लेकिन वो स्टेटमेंट भी ट्रू होती, ठीक है, तो हम क्या बोलते, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. इन स्टेटमेंट्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस से इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा. लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इनको हमको क्या करना है, अरेंज करना है. अडॉप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. तो सबसे पहले इनमें से क्या होगा, आपका फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी. ठीक है, उसके बाद में अडॉप्शन ऑफ आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होगा, उसके बाद में आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा, और फिर लास्ट में आपका क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. तो हमारा क्या सीक्वेंस बना, 2 1 4 3. कहां है 2 1 4 3? इट इज एन ऑप्शन नंबर ए. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, आई होप आप लोगों को आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन विच विल बी बेस्ड ऑन योर प्रीएम्बल मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड, और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके अपने आप के लिए आप काउंसलिंग सेशन रजिस्टर
करवा सकते हो. टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.